चलिए अब हम लोग ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तो लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लॉ है गैलुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्लास 11th में, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, आईसीएसई बोर्ड में ये लॉ है। ये बहुत ही इजी लॉ है, बहुत सिंपल लॉ। गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ये कहता है सिंपली कि कोई भी अगर रिएक्शन गैसेस स्टेट में हो रही, और इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में हो, गैस फेज की रिएक्शन हो, यानी रिएक्टेंट्स भी गैसेस स्टेट में हो, प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में हो। ऐसी कंडीशन में जो रिएक्टेंट गैसेस का कंबाइनिंग वॉल्यूम है और प्रोडक्ट गैसेस का जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, इन वॉल्यूम्स के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन होगा। यही गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है। फिर से मैं बता रहा हूं, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ reactant gases combining with each other and volumes of product gases, इनके बीच का रेशियो अगर आप कभी भी देखेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, प्रोवाइडेड कि जो भी हम वॉल्यूम रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम हम नोट करेंगे वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हमने डेटा कलेक्ट किया हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। सपोज यहां पर हम एक रिएक्शन लिखते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है N2 प्लस 3H2 gives 2 ammonia, Haber process। N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। ये कोई प्रोसेस हो रहा है। तो गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये कहता है कि सपोज यहां पर x ml N2 कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन में, x ml, और उसके साथ y ml H2 के कंबाइन कर रहे हैं और z ml अमोनिया फॉर्म हो रहा है। मतलब N2 का x ml H2 के y ml के साथ कंबाइन कर रहा है और z ml अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है। ये XYZ का कुछ भी डेटा। तो गैलुसक लॉ के अकॉर्डिंग ये x, y और z का जो रेशियो होगा, x, y एंड z का रेशियो, दिस रेशियो विल बी सिंपल एंड होल नंबर। मतलब ये रेशियो 1:2:3 हो सकता है, होल नंबर रेशियो है ये। 1:3:4 हो सकता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये यहाँ पर जो भी रेशियो होगा इनका, वो रेशियो होल नंबर्स में होगा, यानी यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। किसके बीच में? वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग गैसेस एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गैस। किसी भी रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स के जो वॉल्यूम का यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, इन वॉल्यूम्स के बीच का रेशियो ऑलवेज सिंपल एंड होल नंबर होगा। यही गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिएगा। मोस्टली क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का जो कोफिशिएंट है रिएक्शन में, जनरली वॉल्यूम्स के बीच में वही रेशियो होता है। एग्जाम्पल यहां बात करें तो जैसे यहां पर N2 का कोफिशिएंट कितना है रिएक्शन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में N2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? So 1 1। H2 का कोफिशिएंट कितना है? 3 3।
और अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो जनरली इनके वॉल्यूम्स के बीच में ये रेशियो मेंटेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 ml N2 यूज हो रहा रिएक्शन में 50 ml, तो डेफिनेटली इस 50 ml ऑफ N2 के साथ H2 के कितने ml कंज्यूम होंगे ये रिएक्ट करेंगे? So 150 ml। 150 इस रेशियो में, ठीक है। और अमोनिया कितना बनेगा? इसी रेशियो को आगे कंटिन्यू करें, 100 ml। 100 ml। अगर 100 ml N2 यूज कर रहे हैं तो H2 कितना होगा? 100 ml N2 तो H2 कितना होगा? 300 ml। और अमोनिया कितना बनेगा? 200 ml, ठीक है। मतलब जो इनके बीच में, इनके वॉल्यूम्स के बीच में रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो ही मेंटेन रहेगा हमेशा, जो भी वॉल्यूम इनके कंबाइन कर रहे हो। एक बात और, अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपसे कहता है कि हमने, कोई आपसे कहता है कि हमने 100 ml N2 लिया और 240 ml H2 लिया, अब बताइए अमोनिया कितना बनेगा? मान लेते हैं ये क्वेश्चन। तो पहली बात आप यहाँ पर ये समझिएगा, आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो N2 और H2 का के वॉल्यूम का रेशियो होल नंबर है नहीं, क्योंकि 100:240 करेंगे अगर आप 100:240 तो कितना आएगा? 10:24 या 1:2.4, है ना। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम तो फॉलो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, ये वो वॉल्यूम है जो आपने H2 का लिया है, जो वॉल्यूम H2 का आपने लिया है वो वॉल्यूम है रिएक्शन के लिए जितना यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये पूरा वॉल्यूम कंबाइन कर ले, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने 100 ml N2 ले लिया तो 100 के 100 ml N2 कंज्यूम हो जाए। गैलुसक ने ये कहा कि जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है, जो कंज्यूम होगा वॉल्यूम, आप क्या वॉल्यूम लेते हैं उसका रेशियो हम नहीं देख कह रहे हैं, जो वॉल्यूम कंज्यूम होगा फाइनली, जो रिएक्ट करेगा फाइनली, उस वॉल्यूम के बीच का रेशियो सिंपल होल नंबर होगा। यानी कि इस हो सकता है कि इस 100 ml ऑफ N2 में 80 ml ही कंज्यूम हो और 20 ml N2 एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है, वो कंज्यूम नहीं होगा लास्ट तक। तो कंबाइनिंग वॉल्यूम किसको कहते हैं? कंबाइनिंग वॉल्यूम ये हुआ। तो आप 80:240 का रेशियो देखेंगे तो 1:3 आएगा। बात समझ में आई? आप कभी भी जो डेटा गिवन है, हमने कोई रिएक्शन करानी थी, हमें किसी कंटेनर को लिया हमने, उसमें N2 और H2 अपने हिसाब से भर दिया हमने। तो जब हमने N2 और H2 उसमें इंसर्ट किए, उस समय हमने वॉल्यूम को रेशियो में मेंटेन करके नहीं भरा था, तो उससे कोई फर्क नहीं। जो अंदर उनके रिएक्शन होगी तो N2 और H2 का जो वॉल्यूम आपस में कंबाइन करेगा वो अपने सिंपल होल नंबर रेशियो के अकॉर्डिंग ही कंबाइन करेगा, आप चाहे जो वॉल्यूम ले लो, ठीक है। और जो अमोनिया बनेगा वो भी अपना जो उसका कोफिशिएंट है उसी रेशियो में ही बनेगा। क्लियर हो गया गैलुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम? अब जरा लैंग्वेज कैंसिल काहे करती है। दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसक, इन्होंने दिया था। लॉ क्या है? ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन or produced in a chemical reaction, then the ratio between volumes of reactants and product gases are always simple whole numbers, provided that all the volumes are measured at same temperature and pressure. ये लॉ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और कह रहे हैं, इस लास्ट लाइन को अगर हम देखेंगे तो क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज आपके पास, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि N2 का इतना ml यूज हो रहा है, H2 का इतना ml यूज हो रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो N2 का डेटा आपको दिया है, आपको जो N2 का डेटा दिया है वो डेटा
किस टेम्परेचर के लिए दिया है, किस प्रेशर के लिए दिया है, ठीक है। N2 का डेटा किस प्रेशर के लिए और किस टेम्परेचर के लिए दिया है। जिस प्रेशर और जिस टेम्परेचर के लिए N2 का डेटा दिया है, उसी प्रेशर और उसी टेम्परेचर पे H2 का भी वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया है। आपसे कह दिया कि 50 ml हम, आपने मान लो दो अलग अलग कंटेनर में N2 और H2 भर के रखा हुआ था। एक कंटेनर ये, इसमें N2 भरा हुआ है आपने, एक कंटेनर ये था, इसमें H2 भरा हुआ है, H2 का कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है। रिएक्शन के लिए आप कोई दूसरा कंटेनर यूज कर रहे हो, यहां से N2 ट्रांसफर करके ला रहे हो, यहां से H2 ट्रांसफर करके ला रहे हो। तो ये चीज जरूर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर N2 का जितना वॉल्यूम है वो किस प्रेशर और टेम्परेचर पे है, और यहाँ पर जो H2 गैस है उसका वॉल्यूम का जो डेटा है वो किस प्रेशर और किस टेम्परेचर के लिए है। N2 और H2 दोनों का वॉल्यूम सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे अगर डेटा है तभी वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉ है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें समझाते हैं। एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन देखिए। 2 liters of N2 completely combined with 6 liters of H2 under suitable conditions to form 4 liters of ammonia. If all the volumes are measured at same temperature and pressure, show that the data given are in accordance to the law of Gay-Lussac law. अब यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए। रिएक्शन क्या है आपके पास, N2 गैसेस स्टेट में प्लस 3H2 ये भी गैसेस स्टेट में gives 2 अमोनिया गैस स्टेट। जो इनका वॉल्यूम दिया है वो क्या है, इनका जो वॉल्यूम दिया है N2 कितना दिया हुआ है 2 लीटर, H2 कितना दिया हुआ है 6 लीटर, और अमोनिया कितना बन रहा है 4 लीटर। तो अगर हम रेशियो की बात करें, इन वॉल्यूम्स के बीच में, तो रेशियो कितना बना 2:6:4 है ना। और ये रेशियो अगर सिंप्लीफाई करें तो 1:3:2। तो क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं है? सारा डेटा होल नंबर में है। यस ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। यस सर। तो बस कंफर्म हो गया कि जो डेटा है वो गै-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर? यस सर। होल नंबर तो आपको पता है, सिंपल रेशियो का क्या मतलब होता है। होल नंबर रेशियो तो क्लियर है, सिंपल होल नंबर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पर वॉल्यूम्स के बीच का रेशियो सपोज 2:5, ये होल नंबर भी सिंपल है, और कहीं पर रेशियो 2:50,055। अब ये होल नंबर्स तो हैं, 2 भी होल नंबर है, 50,055 भी होल नंबर है, बट ये सिंपल रेशियो नहीं है। सिंपल रेशियो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, बहुत ज्यादा गैप ये नहीं होंगे। 1:2:3, 2:3:4, 1:2:5, 2:3:7, इस तरह से। ये नहीं कि 1:10,053। ये होल नंबर तो है बट ये सिंपल रेशियो नहीं है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रेशियो में आया जिसमें रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स के बीच के रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक बहुत कम नेग्लिजिबली स्मॉल है, एक बहुत लार्ज है, तो वो सिंपल रेशियो में नहीं आएगा। तो इन्होंने ये कहा कि जो वॉल्यूम्स के बीच का रेशियो है वो होल नंबर भी होगा और सिंपल भी होगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना है, 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि ये टॉपिक मेनली आप 11th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि बहुत सिंपल सा लॉ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास
मोर देन वन गैसेस हैं, अलग अलग नेचर की। नेचर मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। ये सारी गैसेस अपने आप में अलग अलग गैसेस हैं नेचर वाइज। लेकिन अगर इन गैसेस का सेम वॉल्यूम है हमारे पास और सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे वो है, अगर इन गैसेस का सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम है हमारे पास, तो डेफिनेटली इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर क्या है, कौन सी गैस है आपके पास, इससे फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन है कि हीलियम है कि नियॉन है, क्लोरीन है कि कौन सी गैस है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उतना ही वॉल्यूम हम बार बार लें सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर की कंडीशन में, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उनके अंदर बराबर होंगे, चाहे कोई भी गैस हो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। अभी जैसे मान लीजिए हमने आपके साथ दो अलग अलग गैसेस ले ली, तीन गैसेस ले ली अलग अलग। मान लीजिए हमने O2 गैस लिया, ऑक्सीजन, और लिया कितना, कोई वॉल्यूम मान लेते हैं, सपोज 50 ml गैस लिया। किस प्रेशर पे, कोई प्रेशर मान लेते हैं, सपोज 1 बार। और किस टेम्परेचर पे, तो कोई टेम्परेचर मान लेते हैं 300 केल्विन। ये हमने ऑक्सीजन गैस लिया और इसके अंदर मान लेते हैं सपोज x मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। इस 50 ml ऑक्सीजन गैस के अंदर 1 बार प्रेशर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे, इस 50 ml ऑक्सीजन के अंदर काउंटिंग करें तो x मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इसके अंदर हैं टोटल। तो लॉ ये कहता है कि इसको आप बदल के कोई दूसरा गैस ले लें, अगर हम नेचर बदल दें गैस का, N2 ले लें, लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम लें, अगेन 50 ml ही लें और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे लें, तो इसका मतलब डेफिनेटली एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, x मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे। ठीक है, आप कोई और गैस ले लें, अमोनिया ले लें, बस कंडीशन ये है कि सेम 50 ml लें, जो भी 50 ml 100 ml जो आपने जिस गैस का लिया वैसा ही वॉल्यूम लें, सेम प्रेशर पे लें, सेम टेम्परेचर पे लें, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि जो गैस है वो N2 है कि H2 है कि अमोनिया है कि हीलियम है, हमें तीन चीजें देखनी है। अगर सेम वॉल्यूम है और सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर, तीन चीजें अगर मैच कर रही हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके अंदर सेम होंगे। कोई भी गैस आप लेकर आइए, हमें उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं। ये एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. दिस इज एवोगैड्रो लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और एक बात और, एवोगैड्रो लॉ की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है, एवोगैड्रो ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंशिएट किया था। इनसे पहले एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं थे, पार्टिकल कहते थे। पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया, पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन। पहली बार एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिस्टिंग्विश किया एवोगैड्रो ने। उन्होंने कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग चीज है, क्लोरीन एटम अलग है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग है, ऑक्सीजन एटम अलग है। जैसे आज हम लोग जानते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O मतलब ऑक्सीजन एटम। तो ये जो डिस्टिंक्शन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एवोगैड्रो का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया एवोगैड्रो लॉ? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए हम कवर अप कर ले रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये भी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, और इवन आप ये भी कह सकते हो कि आज की डेट में ये आउटडेटेड थ्योरी है। आज की डेट में इस थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग, उसमें से कोई भी पोस्टुलेट आज की डेट में करेक्ट नहीं है।
तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स के बारे में पहली थ्योरी थी। पहली बार डाल्टन ने एटम्स के बारे में अपनी थ्योरी दी कि एटम्स के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है। लेकिन उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्ट्स एटम्स के बारे में क्लियर नहीं हुए थे। तो इसलिए ये एक बेसिक थ्योरी है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर भी इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। आज की डेट में भले ही इसके पोस्टुलेट्स नहीं करेक्ट हैं। ये फर्स्ट थ्योरी है एटम्स के बारे में। तो डाल्टन ने एक बुक अपनी पब्लिश कराई थी, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, और इस बुक में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में। क्या कहा था डाल्टन ने, देखिए डाल्टन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है। नंबर 1, डाल्टन ने कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इन्होंने कहा था कि जो भी मैटर है हमारे आसपास सराउंडिंग में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किससे मिलकर बना है? एटम्स से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कैसे एटम से मिलकर बना हुआ है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? इंडिविजुअल एटम्स से मिलकर बना हुआ। ये टर्म आज की डेट में करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी डाल्टन का ये कहना था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर के अंदर। किसी भी मैटर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। ठीक है? क्योंकि उस Yes, समय sir. सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट आज की डेट में देखिए, दिस पोस्टुलेट फेल्ड। कब फेल हुआ? जब बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी जब डिस्कवरी हुई, तब ये पोस्टुलेट वैलिड नहीं रहा। बट उस समय उन्होंने जो ये टर्म यूज किया था इंडिविजिबल, इसमें प्रॉब्लम आ गई। क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट? सेकंड, डाल्टन ने सेकंड कॉन्सेप्ट में कहा था, रहता है सर, हाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सर इंडिविजुअली स्टेबल रहता है क्या चीज? सर? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन तो क्यों इंडिविजुअली। वायर्स में फ्लो करता है अलग से। ये जो करंट फ्लो करता है आपका, वो क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही तो फ्लो प्रोटॉन, करता है। यस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी फ्लो कर रहे हैं ना मेटल के अंदर, यस सर, आपके बाहर आके भी फ्लो कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रोटॉन क्या है? H+ आयन का नाम सुना है आपने, जो एसिड से रिलीज करते हैं? यस सर। H+ आयन ही तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है? H+ आयन का ही नाम प्रोटॉन है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बचेगा। वो जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है वही प्रोटॉन है, तो एग्जिस्ट कर रही है। यस ठीक है? तो इसीलिए ये थ्योरी बाद में फेल हो गई, डाल्टन की थ्योरी। दूसरी थ्योरी देखिए, पोस्टुलेट क्या था? All the atoms of given elements have identical properties including identical mass। ये डाल्टन ने कहा था अपनी सेकंड थ्योरी में। इन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, किसी भी एक गिवन एलिमेंट के सारे एटम्स, ऑल द एटम्स have identical properties, are exactly similar to each other including identical mass। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के सारे एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे, उन सब में हर चीज, सारी प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होंगी, इवन मास तक। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स क्या है? एक ही एलिमेंट के तो एटम्स होते हैं। यस सर, जैसे हाइड्रोजन के आपने 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, टीटीएम, पढ़ा है ना? तो क्या यस सर, प्रोटियम हाइड्रोजन नहीं है? है सर, ड्यूटेरियम क्या हाइड्रोजन नहीं है? या ट्रिटियम क्या हाइड्रोजन फैमिली नहीं है? ये सभी हाइड्रोजन ही तो हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के ही तो एटम्स हैं। लेकिन क्या ये हर एक रिस्पेक्ट में सिमिलर हैं एक दूसरे से, या कुछ कुछ डिफरेंस है इनमें? सर है डिफरेंस है।
एटॉमिक मास का। डाल्टन ने क्या कहा था? Yes. ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट के एटम्स हर तरीके से सिमिलर होंगे, ये पोस्टुलेट रॉन्ग है। सब ये ठीक है कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं एक ही एलिमेंट के एटम्स में भी। तो बेसिकली आइसोटोप्स के बाद ये लॉ फेल हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे डाल्टन ने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जैसे एक एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर होते हैं, वैसे डाल्टन का ये कहना था कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ये भी सही नहीं है। आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, लेकिन वो टोटली डिफरेंट नहीं होते, उसमें कुछ प्रॉपर्टी मैच कर जाती है, जैसे एटॉमिक मास मैच करता है उसमें। तो ये भी जरूरी नहीं कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो टोटली डिफरेंट होंगे, उसमें कुछ भी मैच नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने क्या कहा था, डाल्टन क्या कहना था कि एक एलिमेंट के एटम्स में कुछ भी अलग नहीं होगा और अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी है एटॉमिक मास। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. कोई आइसोबार का एग्जांपल आपने पढ़ा है? आइसोबार का कोई एग्जांपल आपके पास? जैसे पोटेशियम। पोटेशियम का एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 40, 19K40, एटॉमिक नंबर 19। और कैल्शियम, इसका होता है 20Ca40। तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम डिफरेंट है चीज है, पोटेशियम अलग चीज है। क्लोरीन भी। ठीक है? लेकिन फिर भी इनमें एक चीज कॉमन है, दैट इज एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में भी कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। डाल्टन ने कहा था ये टोटली डिफरेंट होंगे, इसलिए ये लॉ भी, ये आइसोबार की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया। नेक्स्ट, डाल्टन का कहना था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड एंड सिंपल रेशियो। यानी कंपाउंड तब बनता है कोई भी जब एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में और सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। अब इस लॉ में देखिए फिक्स्ड रेशियो तो ठीक है, तो सिंपल रेशियो की बात गलत है। सिंपल रेशियो का मतलब भी हमने आपको समझाया। तो इनका ये कहना था कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो एलिमेंट्स के बीच में सिंपल रेशियो के थ्रू कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सिंपल रेशियो मतलब 1:2:3, 1:3:4। जैसे मान लीजिए कि CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 के अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो रेशियो अगर हम देखेंगे कार्बन एटम्स का और ऑक्सीजन एटम्स का, तो वो 1:2 बन रहा है, सिंपल रेशियो है। वाटर देखेंगे H2O, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम। रेशियो देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 2:1 बन रहा है, सिंपल रेशियो। तो ये बात ठीक है कि बहुत सारे कंपाउंड्स, मैक्सिमम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो आप देखेंगे तो वो रेशियो सिंपल होगा और होल नंबर होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एटम्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेशियो प्रेजेंट होता है। एटम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेशियो में बॉन्डेड होते हैं, और इवन इतना कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है उनका कि हम उनका फॉर्मूला भी नहीं पढ़ते, कभी भी खाली नाम पढ़ते रहते हैं। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैक्सिमम आपने देखा होगा हर जगह हम लोग विटामिन का नाम पढ़ लेते हैं, विटामिन से, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ऐसे पढ़ते हैं ना। आप फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं विटामिन का? कहीं लिखा है फॉर्मूला? No, sir. क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इतना वो कॉम्प्लिकेशन है उसमें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है कि हम उसे नहीं पढ़ते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का रेशियो
फिक्स्ड रेशियो होगा, ये बात ठीक है, लेकिन वो रेशियो सिंपल भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। होल नंबर रेशियो होगा, ये बात करेक्ट है, बट सिंपल रेशियो होना कंपलसरी मस्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स जब कभी भी कंबाइन करेंगे तो होल नंबर रेशियो में और सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, है ना। क्लोरोफिल का नाम सुना Yes. है आपने, कभी फॉर्मूला पढ़ा है हीमोग्लोबिन का? नहीं सर. कभी क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ा है कहीं पे? No sir. क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है कि आप उसे पढ़ते नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, जहां पर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना रेशियो है एलिमेंट्स का कि हम फॉर्मूला बना ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither destroyed nor created in the chemical reaction। ये बात सही है, ये लॉ करेक्ट है, आज भी करेक्ट है। इनका कहना था कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, रिएक्शन क्या है। इनका कहना था कि रिएक्शन कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। एटम्स इधर से उधर चले जाएंगे। मेरी जेब में एक पेन रखा हुआ है, वो मैं उठा के आपकी जेब में लगा दूंगा, तो यहां से एटम गया और आपके पास चला गया, रिएक्शन हो गई। रीअरेंजमेंट है खाली एटम्स का। एटम्स इधर से उठे, कंपाउंड नंबर 1 को छोड़ा, कंपाउंड नंबर 2 में जाके उन्होंने बॉन्ड बना लिया, रिएक्शन हो गई। कंपाउंड नंबर 2 में जो थे वो 1 में आ गए। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट एटम्स का। एटम्स को आप कहीं से क्रिएट नहीं कर सकते, एटम्स कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खाली इधर से उधर उसकी शिफ्टिंग होती रहती है, और वही केमिकल रिएक्शन है। तो ये बात सही है, क्योंकि एटम्स कोई भी किसी भी रिएक्शन में एटम्स क्रिएट नहीं हो सकता। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन के 4 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स में 4 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में 4 के 4 ही ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड में 5 ऑक्सीजन एटम्स हो जाए। इसी के लिए तो आप बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। बैलेंसिंग क्यों करते हैं 10th में, जो आपने पढ़ा था? क्योंकि किसी भी एटम को आप किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कोई भी एटम अपने आप नहीं बन सकता है। जितने एटम्स हैं वही रीअरेंज खाली हो सकते हैं बस। ये डाल्टन ने कहा था, ये बात सही है। तो डाल्टन के थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बेसिक थ्योरी है, पहली बार जो थ्योरी प्रेजेंट करता है वो थ्योरी अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तो क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका, तो उस थ्योरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि उसने एक लाइन बनाई जिसके बाद और साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया एटम्स के बारे में, ठीक है। तो इसलिए भले ही जितनी भी कमियां हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, बट फिर भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स के बारे में पहली थ्योरी है जिसने एटम्स के बारे में बात की कि एटम जैसी कोई चीज होती है, ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और डिस्कवरीज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए, तो धीरे धीरे थ्योरी डेवलप होती गई। क्लियर हो गया? तो ये है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखिए वैसे तो अगर हम इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे हम बात करें एटॉमिक मास, सिंपली बात करें तो बहुत बेसिक लाइन अगर बात करें तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एटम। नाम से क्लियर, एटॉमिक मास। तो जो एटम का मास होगा किसी भी एटम का, दैट इज एटॉमिक मास। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है तो ये कहता है, डेफिनेशन तो सिंपली ये है कि एक वेइंग मशीन लेकर आइए आप, जिसपे आप वेट ले सकें। उसमें एक तरफ ऑक्सीजन का एक एटम रख दीजिए, एक सिंगल एटम, दूसरी तरफ वेट्स रखिए और आप बैलेंसिंग के थ्रू देख लीजिए कि एक एटम का कितना वेट बन रहा है।
जो भी एक सिंगल एटम का मास है, दैट इज एटॉमिक मास, डिफाइन करने के लिए थ्योरी के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि एक आइसोलेटेड एटम किसी एलिमेंट का आप ले आए और उसको वेइंग मशीन में रखें और इतने लाइट वेट्स लेकर आए? तो क्या प्रैक्टिकली is it possible to find the weight of an atom of an element? No. Theoretically हम define कर देते हैं atomic mass को. Atomic mass is what? Mass of an atom. लेकिन एक एटम का मास फाइंड करना ये बहुत आसान नहीं है या इम्पॉसिबल है। तो करते कैसे फिर उसके बहुत सारे अदर मेथड से तरीके। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो एटॉमिक मास है ये भी 2 टाइप्स का होता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब होता है एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी की स्केल पे, हमारी अपनी बनाई हुई स्केल पे। जैसे आप ग्राफ पेपर प्लॉट करते हो ना, मान लो आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ग्राफ पेपर पे दिखानी है, तो क्या आप दिखा लेंगे? क्या आपका ग्राफ पेपर इतना बड़ा है कि उसमें 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आप दिखा पाए? नो सर। फिर करेंगे क्या? स्केलिंग करेंगे। भाई मान लेते हैं कि हमने 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने स्केलिंग करी, तब हम 5 सेंटीमीटर बना के कह देंगे ये 5 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही जो एक्चुअल मास होता है किसी एक एटम का, वो एटॉमिक मास है, लेकिन जब उसको अपने किसी बनाए हुए स्केल पे हम चेंज करेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अब वो स्केल क्या है ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसको। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना रिवाइज कर लीजिए।